नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। दोबारा सरकार गठन के 10 दिन भीतर मोदी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। आयकर विभाग के 12 अधिकारियों को समय से पहले किया गया रिटायर। अधिकारियों के खिलाफ जबरन वसूली और भ्रष्टाचार की मिली थी शिकायतें। कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न आसान बनाने के लिए रोडमैप जारी। जनवरी 2020 से सभी कारोबारियों को भरना होगा एक ही फॉर्म। 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को भरना होगा त्रैमासिक फॉर्म। किर्गिस्तान के बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 19वें शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कल रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। आतंकवाद और रक्षा समेत कई और मुद्दों पर होगी चर्चा। 14 जून को भारत किर्गिस्तान के बीच बैठक। रूस और चीन से भी होगी द्विपक्षीय वार्ता। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिखाई हरी झंडी। 8 सितंबर तक चलेगी यात्रा। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रा और सिक्किम के नाथुला दर्रा के रास्ते रवाना होगा 18 समूहों का जत्था। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। दिल्ली में टूटा गर्मी का रिकॉर्ड। लगातार पानी के घटते स्तर ने बढ़ाई चिंता। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जल संकट पर चर्चा के लिए राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों की बुलाई बैठक। सरकार ने भ्रष्टाचार और कई गंभीर आरोपों को लेकर आयकर विभाग के 12 वरिष्ठ अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर उनको समय से पहले रिटायर कर दिया है। इनमें आयुक्त और संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। सूची में शामिल एक बर्खास्त संयुक्त आयुक्त के खिलाफ चंद्रा स्वामी की मदद करने के आरोपी एक व्यवसायी से जबरन वसूली और भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें हैं। इसमें नोएडा में तैनात आयुक्त पद के एक आईआरएस अधिकारी भी हैं। उस पर आयुक्त स्तर की 2 महिला आईआरएस अधिकारियों के यौन उत्पीड़न का आरोप है। एक अन्य आईआरएस अधिकारी ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर 3.17 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति अर्जित की थी। ये संपत्ति कथित तौर पर पद का दुरुपयोग करके और भ्रष्ट और गैर कानूनी तरीकों से अर्जित की गई थी। इस अधिकारी को समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने का निर्देश दिया गया है। आयकर विभाग के एक आयुक्त के खिलाफ सीबीआई की भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था और उन्हें अक्टूबर 2009 में सेवा से निलंबित कर दिया था। उन्हें भी सरकार ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने निवास लोक कल्याण मार्ग पर सरकार के सभी सचिवों से मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने अगले 5 वर्षों के लिए सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा। इसके साथ ही उन्होंने सचिवों से लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर फोकस करने को कहा है। इस बैठक में पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए चुनावों को प्रो इनकम्बेंसी बताया था, जिसके लिए अधिकारियों की पूरी टीम को श्रेय जाना चाहिए, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में कड़ी मेहनत करके कल्पना की गई योजनाओं को जमीन पर उतारकर उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सभी मंत्रालयों को ईज ऑफ लिविंग को और बेहतर बनाने के लिए कदमों पर ध्यान देना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय मतदाता ने अगले 5 सालों के लिए एक दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार की है और अब हमारे सामने एक अवसर है। उन्होंने कहा कि लोगों की भारी उम्मीदों को एक चुनौती के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि जनादेश यथास्थिति को बदलने के लिए और बेहतर जीवन के लिए लोगों की इच्छा और आकांक्षाओं को दर्शाता है। जनसांख्यिकी लाभांश की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये जरूरी है कि जनसांख्यिकी का कुशलता से उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत का उद्देश्य 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्राप्त करना है, जिसके लिए एक रोड मैप तैयार करना होगा। उन्होंने मेक इन इंडिया पर भी बात की और कहा कि मेक इन इंडिया पर पहल के महत्व और इस दिशा में वास्तविक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार गरीबी उन्मूलन तथा पानी से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देगी।
मोदी ने अधिकारियों से गवर्नेंस में प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने का आग्रह भी किया है और इससे कार्य क्षमता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार कम होगा, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने सचिवों से देश भर में आकांक्षी जिलों को महत्व देने के लिए भी कहा। बिश्केक में 13 और 14 जून को आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री आतंकवाद के बढ़ते खतरे समेत क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों से निपटने के बारे में भारत के रुख को दुनिया के सामने रखेंगे। लगातार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली बहुपक्षीय बैठक होगी जिसमें वो भाग लेने जा रहे हैं। किर्गिस्तान में होने वाले शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और रक्षा के मुद्दे पर प्रमुखता से बात होगी। भारत की ओर से एससीओ देशों के सदस्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं के महत्व पर भी जोर देने की संभावना है। 13-14 जून को शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के अलावा किर्गिस्तान के साथ शिखर वार्ता होगी। तो वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा कि एससीओ समिट में पीएम मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच कोई वार्ता नहीं होगी। भारत और पाकिस्तान को 2017 में एससीओ की स्थायी सदस्यता दी गई थी। एससीओ की स्थापना 2001 में शंघाई में हुई थी। एससीओ अभी दुनिया की आबादी के लगभग 42% और वैश्विक जीडीपी के 20% का प्रतिनिधित्व करता है। There is indeed scope for bilateral meetings, and we're happy to confirm bilateral meetings with Russia and China as taking place on the margins of the SCO summit. There will be, and there are other requests also. These tend to be processed, taking into account the limited time available. I will also go on to mention that this is a very special visit because there is a bilateral component also. On 14th of June in the late afternoon will be the India-Kyrgyzstan bilateral segment. पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के शहर बिश्केक जाने की खातिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने देगा। शंघाई सहयोग संगठन की तरफ से 13-14 जून को होने वाली बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भी हिस्सा लेना है। बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी शिविर पर बालाकोट में आतंकी शिविरों पर भारतीय वायुसेना के हमले के बाद पाकिस्तान ने 26 फरवरी को अपना हवाई क्षेत्र पूरी तरह से बंद कर दिया था। उसके बाद से पाकिस्तान ने 11 में से सिर्फ 2 रास्ते खोल रखे हैं जो दक्षिण पाकिस्तान के ऊपर से होकर गुजरते हैं। भारत ने पाकिस्तान से अनुरोध किया था कि वो किर्गिस्तान के बिश्केक जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के विमान को अपने हवाई क्षेत्र से होकर गुजरने की अनुमति दे। भारत और पाकिस्तान दोनों एससीओ के स्थायी सदस्य हैं। ऐसे में पाकिस्तान के सामने एयर स्पेस रोकना एससीओ की मान्यताओं के खिलाफ होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष आमंत्रण पर बेलारूस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। G7 समूह के देशों का 45वां सम्मेलन फ्रांस के बियारिट्ज में 24 से 26 अगस्त तक आयोजित होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार के मुताबिक प्रधानमंत्री ने विशेष आमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में भाग लेने के फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। ये बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत को मान्यता देने और गहन रणनीतिक साझेदारी का प्रदर्शन है। वहीं फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन बाप्टिस्ट लेमोयन ने कल दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बातचीत हुई। फ्रांस ने आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए एक वैश्विक सम्मेलन रखने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव का स्वागत किया है।
फ्रांस के विदेश मामलों के मंत्री जीन बाप्टिस्ट लेमोयन ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जंग उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं में शुमार है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से लड़ने की हर एक पहल का स्वागत है, क्योंकि ये विश्व के प्रत्येक देश के लिए खतरा बन चुका है। उन्होंने कहा कि पहला राफेल लड़ाकू विमान सितंबर में भारत पहुंचेगा और ये भारत फ्रांस सहयोग का एक मजबूत संकेत होगा। As I mentioned, fight against terrorism is at the heart of our priorities, and France stay alongside with India in this fight. And I think that we must address different fields. I mean, cybersecurity, for example, is crucial and is in our roadmap. Fight against financing of terrorism, as I mentioned previously. So it's an everyday fight, and I can say that we have a strong relation in that field. Yeah. कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न आसान बनाने के लिए रोडमैप जारी कर दिया गया है। अब जनवरी 2020 से सभी कारोबारियों को एक ही फॉर्म भरना होगा। 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को अब त्रैमासिक फॉर्म भरना होगा। 17वीं लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को प्रोटेम स्पीकर चुना गया है। वो नवनिर्वाचित सांसदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। वो 7 बार सांसद बन चुके हैं। वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से लोकसभा सदस्य चुने गए हैं। 27 फरवरी 1954 को जन्मे कुमार 1996 में सागर में 11वीं लोकसभा में पहली बार सांसद बने। तब से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 2004 तक सागर से जीते। परिसीमन के बाद उन्होंने 2009 और 2014 में टीकमगढ़ सीट से चुनाव जीता। प्रोटेम स्पीकर चुनाव के बाद पहले सत्र में स्थायी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुने जाने तक संसद का कामकाज चलाने के लिए चुना जाता है। इस पद के लिए सांसद का चुनाव बेहद कम वक्त के लिए किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर तभी तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव ना हो जाए। संसद का ये पहला सत्र 17 जून से 26 जुलाई तक चलेगा। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में प्री बजट परामर्श बैठक जारी है। बैठक में कृषि निकायों और कृषि विशेषज्ञों समेत कई लोग शामिल हैं। मोदी सरकार की दोबारा सत्ता में आने पर वित्त मंत्री बनी सीतारमण की ये पहली परामर्श बैठक है। परामर्श बैठक में वित्त मंत्री कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की आय दोगुनी करने के संबंध में विभिन्न कृषि संगठनों और कृषि अर्थशास्त्रियों से उनके विचार लेंगी। कृषि निकायों के साथ बैठक के बाद वित्त मंत्री पूर्व बजट परामर्श प्रक्रिया के तहत औद्योगिक निकायों के साथ भी विचार विमर्श करेंगी। निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज एक अहम बैठक बुलाई है। जल संरक्षण और पेयजल के मुद्दे पर विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। बैठक में देश भर के जलाशयों में जल स्तर की खतरनाक स्थिति पर चर्चा होगी। देश भर में 91 जलाशयों में सबसे कम जल स्तर दर्ज किया गया है। नए आंकड़ों के अनुसार 91 प्रमुख जलाशयों में 31.65 BCM जल संग्रह हुआ है। ये इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 20% है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पटनायक ने प्रधानमंत्री को चुनाव में बड़ी जीत के लिए बधाई दी। साथ ही ओडिशा में आए चक्रवात के कारण राज्य को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिए जाने की मांग भी की। I've just met the Prime Minister. I congratulated him on his election. I also requested him for special category status for Odisha. As you know, we've been hit by a recent cyclone again, which has done a great deal of damage. As for 5,000 crores, 5 lakh Makka houses for the cyclone. I also asked for the revision of coal royalty, which has been done for a number of years. That will give us a lot of revenue
to help us. पूर्व उड्डयन मंत्री और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल आज फिर प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने प्रफुल्ल पटेल को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। इससे पहले सोमवार को उनसे 8 घंटे तक पूछताछ हुई थी। एयर इंडिया में हुए कथित करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में प्रफुल्ल पटेल से पूछताछ की जा रही है। प्रफुल्ल पटेल से एयर इंडिया में हुए कथित करोड़ों रुपए के घोटाले मामले में गिरफ्तार किए गए लॉबिस्ट दीपक तलवार के खुलासों और एजेंसी की ओर से जुटाए गए सबूतों के आधार पर पूछताछ हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर पत्रकार प्रशांत कनौजिया को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस अजय रस्तोगी की एक पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि नागरिक की स्वतंत्रता जरूरी है, ये संविधान इसकी गारंटी देता है और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहला जत्था आज रवाना हो गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पवित्र यात्रा 3 महीने यानी कि 8 सितंबर तक चलेगी। यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रा और सिक्किम के नाथुला दर्रा से गुजरेगी। यात्रा के लिए 18 बैच बनाए गए हैं। प्रत्येक बैच में 60 श्रद्धालु शामिल हैं। प्रत्येक बैच के लिए यात्रा की अवधि 24 दिन है, जिसमें 3 दिन तैयारी संबंधी कार्य के लिए दिल्ली में रुकना होगा। We have also decided to include 2 liaison officers per batch to assist the yatris more effectively. And as part of our efforts to improve the yatra experience, we have decided to include liaison officers who have been there before. So that, because it is not an easy yatra, that is something I think all of you know, and I think to have experienced people with you will be very, very useful. The yatra is considered one of the most difficult pilgrimages in the world, but I'm sure that you all know that it passes through what is both difficult territory but also beautiful territory. भद्रासन शरीर को दृढ़ रखता है और मस्तिष्क को स्थिर करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो जारी करके इसके फायदे बताए हैं। आइए जानते हैं इस आसन के और कितने सारे फायदे हैं। सामने की तरफ फैलाकर सीधे बैठें और अपने हाथों को अपने कूल्हों के पास रखें। ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन हाथों पे ना पड़े। इस मुद्रा को दंडासन कहा जाता है। अब दंडासन की स्थिति में धीरे से अपनी सांस छोड़ते हुए अपने पैरों के तलवों को आपस में जोड़ें। अब अपने हाथों को अपने पैरों के अंगूठों पर कसें और धीरे धीरे अपने दोनों पैरों की एड़ियों को जितना संभव हो उतना मूलाधार के पास लाएं। अगर ऐसा करते हुए आपकी जांघें जमीन को ना छू रही हों, तो आप उनके नीचे तकिया रखकर उन्हें सहारा दे सकते हैं। भद्रासन एक विराम आसन यानी लंबे समय तक बैठे रहने की मुद्रा है। इसलिए अब इस मुद्रा में आंख बंद करके सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। भद्रासन शरीर को दृढ़ रखता है और मस्तिष्क को। जम्मू और कश्मीर के शोपियां जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 2 आतंकियों को मार गिराया गया। दरअसल सुरक्षा बलों को शोपियां जिले के अवनीरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद सेना ने फौरन तलाशी अभियान शुरू किया और इलाके की घेराबंदी कर दी। इस बीच आतंकियों ने जवानों पर हमला कर दिया। बदले में जवाबी कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें 2 आतंकी मार गिराए गए। पीएनबी धोखाधड़ी के आरोपी और मनी लॉन्ड्रिंग केस के भगौड़ा साबित किए जा चुके हीरा कारोबारी नीरव मोदी को आज एक बार फिर से लंदन की कोर्ट में पेश किया जाएगा। भारत के भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को मार्च में लंदन में अरेस्ट किया गया था। नीरव मोदी की जमानत याचिका पर सुनवाई लंदन के रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होगी। उसने 4थी बार जमानत की अर्जी दाखिल की है। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट 3 बार उसकी जमानत याचिका खारिज कर चुका है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के.एस. हेगड़े की आज जयंती है। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में के.एस. हेगड़े को
श्रद्धांजलि दी गई और इस मौके पर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, राज्यसभा की उपसभापति हरिवंश, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, सुब्रमण्यम स्वामी, सत्यनारायण जटिया और लोकसभा महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव ने के.एस. हेगड़े की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। और अब बात करते हैं वर्ल्ड कप की। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज को एक एक अंक से संतुष्ट करना पड़ा। बारिश के कारण मैच में सिर्फ 7.3 ओवर का खेल हो पाया, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट खोकर 29 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने इसके साथ ही विश्व कप में अपने अंकों का खाता खोला। टीम के 4 मैचों में 3 हार और 1 बेनतीजा मैच से सिर्फ 1 अंक है और उसकी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने की राह लगातार मुश्किल होती जा रही है। विश्व कप में आज बांग्लादेश का सामना श्रीलंका से होगा। दोनों टीमें काउंटी ग्राउंड पर दोपहर 3 बजे आमने सामने होंगी। वहीं श्रीलंका बांग्लादेश के खिलाफ अपने विजयी क्रम को बरकरार रखना चाहेगी। उसे इस विश्व कप के अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। दूसरे मैच में हालांकि उसने अफगानिस्तान को मात देकर जीत का खाता खोला था। उसका तीसरा मैच पाकिस्तान से था, जो कि बारिश के कारण हो नहीं सका था। दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में लू का प्रकोप और बढ़ गया है। राजधानी दिल्ली में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कल दिल्ली में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। जून में दिल्ली में पहले कभी इतना तापमान दर्ज नहीं किया गया है। दिल्ली के पालम इलाके में ये तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ये बहुत कम होता है जब दिल्ली में पारा 48 डिग्री तक पहुंचता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी दिल्ली में गर्मी का प्रकोप बना रह सकता है। कई जगहों पर लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। जम्मू के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जम्मू का अधिकतम पारा 44.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये सामान्य से 5.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री रहा। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 29.2 और न्यूनतम 13.8 डिग्री सेल्सियस रहा। चूरू राजस्थान का सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 50.3 डिग्री रहा। बीकानेर में 47.4, जयपुर में 46 डिग्री, फतेहपुर में 46.2 डिग्री, श्रीगंगानगर में 47.3 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए बांदा सामान्य से 60 डिग्री ऊपर 49.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग ने अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण अगले कुछ दिनों में गुजरात के विभिन्न हिस्सों, खासकर की तटीय जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अरब सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र के गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाने का अनुमान है। मछुआरों को अगले कुछ दिनों में समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है और बंदरगाहों को खतरे का संकेत देने को कहा गया है। अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण 13 और 14 जून को सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र करीब 31 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर की ओर बढ़ रहा है। चक्रवाती तूफान और उसके बाद गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाने का अनुमान है। इसके अगले 48 घंटों में उत्तर पश्चिमोत्तर की ओर बढ़ने का अनुमान है। इस चक्रवात के कारण सौराष्ट्र के भावनगर, अमरेली, सोमनाथ, वेरावल, जामनगर, पोरबंदर, द्वारिका और कच्छ समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है। तूफान को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम को गुजरात भेजा गया है। केरल के बाद मानसून महाराष्ट्र पहुंच गया है। मानसून ने महाराष्ट्र के मुंबई शहर में लोगों को गर्मी से बड़ी राहत देने का काम किया। देर रात हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। मौसम विभाग की माने तो दक्षिण भारत में तो मानसून की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उत्तर भारत तक पहुंचने में अभी समय लग सकता है।
भारी बारिश होने से मुंबई की लोकल ट्रेनों पर असर पड़ा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं और बारिश की वजह से कम विजिबिलिटी के चलते कई उड़ानों को कम समय के लिए रोका गया। खराब मौसम के कारण 22 उड़ानों का मार्ग बदला गया। इनमें 6 अंतर्राष्ट्रीय और 16 घरेलू उड़ानें शामिल हैं। और चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं देश भर में अलग अलग हिस्सों के मौसम के हाल की जानकारी के साथ। नमस्कार।